नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है किशन चौबे। आज हम ये बताएंगे आपको कि चुनाव शुरू होने से ठीक 1 महीना पहले बिहार में किसका पड़ला ज्यादा भारी दिख रहा है। कौन आज के वक्त में कौन सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। क्या तेजस्वी यादव सरकार बनाने वाले हैं, नीतीश कुमार सरकार बनाने वाले हैं, या बीजेपी का नया मुख्यमंत्री बनने वाला है। अब अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव का अनाउंस हो जाएगा। पता चल जाएगा कि बिहार में कब और कितने बार में इलेक्शन होंगे। दोस्तों, जो हम लोगों का अनुमान कह रहा है या जो हम लोग के सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको अगर बताऊं तो मुझे पता चला है कि 3 राउंड में यानी 3 चरण में चुनाव होंगे। पहले राउंड में कुछ जगहों का होगा, दूसरे राउंड में कुछ सीटों पर होगा और तीसरे बार में कुछ सीटों पर होगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे इलेक्शन के रिजल्ट। तो कब कब ये चुनाव हो सकते हैं? जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में छठ पूजा एक बहुत बड़ा महापर्व होता है, उसके बाद ही इलेक्शन कराए जाएंगे। तो दिवाली है 20 तारीख को और मेरे ख्याल से 28 तारीख को है छठ पूजा। तो उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में इलेक्शन हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि जो मौजूदा विधानसभा का पूरा कार्यकाल है वो 22 नवंबर तक समाप्त हो जाएगा। तो उससे पहले पहले बिहार में चुनाव कराना बहुत जरूरी है और इसीलिए 22 नवंबर से पहले ही सारा कुछ हो जाना चाहिए। मुझे लगता है जहां तक 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक इलेक्शन होंगे और उसी के 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। बहरहाल देखते हैं इलेक्शन अगले 1-2 हफ्तों में ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि कब चुनाव होंगे, कब रिजल्ट आएगा। आज का जो वीडियो है उस पर हम आते हैं। आज का जो मसला है उस पर हम आते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा ये है कि बिहार में आज के वक्त में सबसे ज्यादा मजबूत कौन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं सत्ता पक्ष की, जो इस वक्त वहां पर सरकार चला रही है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की हालत दोस्तों आप जानते ही हैं कि दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली जा रही है। दिन प्रतिदिन उनके वीडियोस वायरल होते जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार का खेमा अभी कमजोर दिखाई दे रहा है बनिस्पत बीजेपी के। बीजेपी के लोग काफी ज्यादा अपना कैंपेन शुरू कर चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली देने वाले को बयान को लेकर बीजेपी ने पूरे बिहार बंद का आह्वान किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैली कर रहे हैं। अमित शाह के हाथ में पूरा कमान चला गया है। अमित शाह के खासम खास लोग वहां पर प्रभारी बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान हो, केशव प्रसाद मौर्य हो और सी आर पाटिल को गुजरात से लाकर बिहार में प्रभारी बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक रही है। वही नीतीश कुमार की पार्टी अभी कैंपेन किस तरीके से शुरू करेगी, नहीं करेगी, क्या होगा, वो तो नीतीश कुमार तो बस अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं कि महिलाओं को 10,000 रुपया, तो बुजुर्गों को 1,100 रुपया प्रति महीना, युवाओं के लिए कोई योजना, उनके लिए कोई ना। अब इलेक्शन आया है तो नीतीश कुमार रेवड़ी बांटने शुरू कर दिया है। उससे पहले नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बैठे हुए थे। 20 साल तो छोड़िए, इस 5 साल में भी पहले वो नहीं जागे। अब जाके उनको याद आया कि हाँ, बुजुर्गों का पेंशन भी बढ़ाना है, युवाओं को टैबलेट देने हैं तो युवाओं के लिए ये योजना, महिलाओं के लिए वो योजना। तो उनका धीरे 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 अब वो शुरू हो गया है। वही बीजेपी जो है संगठन लेवल पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, काम कर रही है। तो बीजेपी अपने आप को ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश में है। भले नीतीश कुमार के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन बीजेपी इस बार चाह रही है कि उसका मुख्यमंत्री बने। तो अगर जेडीयू और बीजेपी में देखा जाए, अगर एनडीए के भाग में, तो मुझे जेडीयू से ज्यादा मजबूत बीजेपी लग रही है। वहीं आते हैं महागठबंधन की तरफ। महागठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी है, तेजस्वी यादव हैं और भी छोटे छोटे दल हैं उनके साथ। लेकिन जो मुझे ये दिखाई दे रहा है, आप एक चीज बीजेपी में भी देखेंगे, अरे एनडीए में भी देखेंगे और इंडिया अलायंस में भी देखेंगे कि जो दिल्ली की पार्टियां हैं यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, ये दोनों ज्यादा प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। जबकि वहां की जो रीजनल पार्टियां जिनके सीट ज्यादा है, जो वहां पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, वो लोग कम मेहनत कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी की वजह से वहां पर सरकार नहीं बन पाई। कांग्रेस पार्टी वहां पर 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ी, लेकिन महज 19 सीटें जीत पाई। तो अगर कांग्रेस पार्टी
30, 35, 40 सीटें अगर वहां जीत जाती तो आज तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार रहती, कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में रहती। लेकिन कांग्रेस पार्टी का बेकार प्रदर्शन की वजह से वहां पर महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं राजद के ऊपर ही कि राजद ने उनको मुश्किल मुश्किल जो सीटें थी वो 70 सीटें उनको दे दी और अच्छी सीटें सब राजद ने अपने पास रख लिया। तो इसीलिए राहुल गांधी बिहार को लेकर लगातार एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी पिछले कई चुनावों में ऐसा नहीं देखा गया था कि चुनाव से पहले वो इतनी सभाएं वहां पर कर दी। अभी उन्होंने यात्रा निकाल दी 15 दिनों की, उसके बाद वो लगातार वहां पर कांग्रेस पार्टी का पूरा CWC का मीटिंग करवा रहे हैं। बड़े लेवल पर कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी ताकत झोंक रही है, क्योंकि इस वक्त सारी नेशनल जो पार्टियां हैं वो फ्री हैं, क्योंकि नेशनल पार्टियों के पास दूसरे राज्यों में चुनाव नहीं है तो उनके पास ज्यादा कोई काम है नहीं। तो उनको लगता है कि बिहार में ही इलेक्शन है तो सभी लोग बिहार पहुंचा जाए। इसीलिए बिहार के चुनाव को इतना इंपॉर्टेंट कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जब बिहार का इलेक्शन होता है तो उस वक्त देश में कहीं इलेक्शन नहीं हो रहा होता। बाकी राज्यों में जब यूपी का इलेक्शन होता है तब यूपी के साथ 4 राज्यों का और इलेक्शन होता है। बंगाल का जब इलेक्शन होता है तो उसके साथ 5 राज्यों का और इलेक्शन होता है। तो बाकी नेता उधर उधर बट जाते हैं। लेकिन अभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सभी नेशनल पार्टी के जितने भी नेता हैं सब बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार में बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन जो गेम वहां पे कर पाएंगी वो मुझे जो समझ में आता है कि वो राजद, जेडीयू, बीजेपी ही वहां पर ज्यादा अपना प्रभाव जमा पाएंगे, क्योंकि ये लोग पहले से वहां पर अच्छी खासी इनकी पकड़ है संगठनात्मक लेवल पर। वहीं कांग्रेस पार्टी अब जाके ज्यादा एक्टिव हुई है, पहले उतनी एक्टिव नहीं थी। लेकिन प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं, राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पूरा महकमा वहां पर पहुंच रहा है, बड़ी बड़ी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पैसा खूब खर्च हो रहा है हर पार्टी की ओर से। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो ये इलेक्शन तो मजा आने वाला इस इलेक्शन में। वहीं नीतीश कुमार और मतलब अगर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच की अगर बात की जाए तो आज से 1 महीना 2 महीना अगर पहले आप मेरे से पूछते कि किसका पलड़ा भारी है तो मैं कहता कि एनडीए बहुत मजबूत है और एक तरफा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत जाएगी। मुख्यमंत्री बाद में कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो अमित शाह ने कह दिया, चुनाव बाद फैसला होगा, मतलब चुनाव बाद फैसला होगा। लेकिन इन सब के बीच में गुरु एक खेल हो गया है, खेल कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बिहार इलेक्शन की बात कर रहा हूं और प्रशांत किशोर की बात नहीं कर रहा, तो उन्हीं की चर्चा में कर लेते हैं। इस बीच प्रशांत किशोर एक्टिव हो गए हैं और प्रशांत किशोर ने एक एक करके एनडीए के बड़े बड़े मंत्रियों, नेताओं के काले चिट्ठे खोलने लगे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे हैं। जैसे एक वक्त आपको याद होगा केजरीवाल ने किया था दिल्ली में, जब पहली बार उन्होंने पार्टी बनाई 2012 में, तो 2013 में जब दिल्ली का इलेक्शन था तो उन्होंने शीला दीक्षित जैसी जिनके लिए कहा जाता था कि उन्होंने दिल्ली को बदल दिया, बहुत काम करवाया, उनके ऊपर इतने आरोप लगाए कि शीला दीक्षित की सरकार गिर गई और केजरीवाल बन गए चीफ मिनिस्टर। तो प्रशांत किशोर को लगा कि वो 3 साल से चल रहे हैं, पार्टी बना लिए हैं, लेकिन इतनी आसानी से जनता उनको वोट नहीं देगी। तो अब वो क्या किए हैं कि अपने आप अपना कद बढ़ाने के बजाय दूसरे का कद अब घटाने लगे हैं। और जो क्योंकि वो पहले नीतीश कुमार के पार्टी में ही थे, आपको तो मालूम ही है, जेडीयू के वो उपाध्यक्ष रहे हैं तो उनको अंदर का सब सिस्टम पता है। वो जब नीतीश कुमार की पार्टी में उपाध्यक्ष थे तो उस वक्त बीजेपी से उनका अलायंस भी था और वो पुराने समय में बीजेपी के साथ भी काम कर चुके हैं, तो उनको पूरा वहां का स्ट्रक्चर पता है कि एनडीए में कैसे कैसे लोग काम करते हैं, उनका काम करने का तौर तरीका कैसा है। तो प्रशांत किशोर ने अब किया क्या है कि प्रशांत किशोर ने धीरे धीरे भ्रष्टाचार की सभी फाइलें खोलनी शुरू कर दी है। उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का खोला, उसके बाद एक्स जो उनके अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल उनको लपेटा, फिर उसके बाद अशोक चौधरी हो, तमाम बड़े बड़े सम्राट चौधरी हो, बड़े बड़े नेताओं को अब वो लाइन लगा दिया उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों का। और जनता के बीच में इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है और जनता ये बात जानती है कि एक निचले स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक जितने भी घोटाले होते हैं, जितने भी घूसखोरी होती है, भ्रष्टाचार होती है, अंत में ये सारा पैसा उठकर इन मंत्रियों के पास ही चला जाता है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि 200 करोड़ रुपया का घोटाला अशोक चौधरी के ऊपर, जो कि नीतीश कुमार सरकार में मिनिस्टर है, नीतीश कुमार के खासम खास है, उनके दाहिने बाएं हाथ कहे जाते हैं। तो एक तरीके से अब भ्रष्ट सरकार के रूप में नीतीश कुमार की ये गवर्नमेंट दिखाई दे रही है और जनता के बीच में धीरे धीरे ये बात जनता के बीच में जा रहा है। तो इससे न सिर्फ जेडीयू का घाटा होगा बल्कि
बीजेपी का भी बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। और ये पूरा वोट अगर बीजेपी से टूटता है तो जेडीयू से टूटता है तो ये सारा वोट आ जाएगा प्रशांत किशोर के पास, क्योंकि ये वोटर लालू यादव के पास नहीं जाने वाला, क्योंकि ये लोग लालू यादव के जंगल राज वाले परसेप्शन से बीजेपी और जेडीयू को वोट देते रहे हैं। तो ये लोग जेडीयू के राजद के पास जाने से रहे, तो अब ये सारा वोट आ जाएगा प्रशांत किशोर के पास। तो प्रशांत किशोर एक त्रिकोणीय लड़ाई बिहार का बना रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर प्रशांत किशोर के उभरने से, प्रशांत किशोर के इन आरोपों से किसी का सबसे ज्यादा घाटा होगा तो वो बीजेपी और जेडीयू का होगा। तो आज के वक्त में अगर दोस्तों मैं कहूं इन तीनों में कंपेयर करके तो मुझे महागठबंधन सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि महागठबंधन के पास अपना एक जातीय, एक सोशली, एक उनका अपना कॉम्बिनेशन है जो कि उनसे तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। और तेजस्वी यादव का अपना एक चेहरा है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर और ज्यादा फाइलें खोलते हैं, अभी उन्होंने कहा है कि 3-4 बड़े मंत्रियों का कल यानी सोमवार को मैं फाइल खोलने वाला हूं। बड़े बड़े मंत्री पता चल रहा वहां घबरा रहे हैं पत्रकारों से पूछने की प्रशांत किशोर मेरा नाम, क्योंकि सब कोई लूट के बैठा हुआ है, सबको मालूम है, कोई बोलने वाला नहीं था। राजद आरोप नहीं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरोप नहीं लगा सकती क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद जेल में है। तो आरोप कौन लगाए? तो एक नया नेता आया है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर क्योंकि नए नवेले हैं, उन्होंने कोई घपला घोटाला तो किया नहीं है, उनको उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो एकदम नए नवेले हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी और जेडीयू को के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर जितना आरोप लगाएंगे उससे बीजेपी और जेडीयू की छवि खराब होती जाएगी जनता के बीच में। और जो वोटर बीजेपी जेडीयू को वोट देते रहे हैं वो लोग टूटेंगे, तो वो राजद के पास जाने के बजाय प्रशांत किशोर के पास आएंगे। तो इससे प्रशांत किशोर का ही फायदा है। वहीं अगर ये वोटर बहुत ज्यादा संख्या में प्रशांत किशोर को वोट देते रहे और जमीन पर ऐसा एक बन जाए माहौल, तो हो सकता है कि महागठबंधन के भी नेता टूट के आए और उधर से भी यादव और मुसलमान टूट के आए और प्रशांत किशोर ही एक बड़े नेता के रूप में, एक बड़ी पार्टी के रूप में इनकी पार्टी जनसुराज सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। तो कह नहीं सकते, लेकिन आज के वक्त में दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि जो 1-2 महीना पहले प्रशांत किशोर की इन आरोपों से पहले एनडीए और बीजेपी एक तरफा इलेक्शन जीतती हुई दिखाई दे रही थी, फिलहाल आज के वक्त में अगर मैं ये कहूं तो आज के वक्त में बीजेपी और जेडीयू का ग्राफ धीरे धीरे बहुत नीचे जा रहा है। अगर बीजेपी और जेडीयू के नेता आकर जिन जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगा, अगर वो आकर सार्वजनिक रूप से एक एक बातों का जवाब नहीं देते हैं तो जनता के बीच में उनका परसेप्शन खराब हो जाएगा और सरकार बननी मुश्किल हो जाएगी। तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आज के वक्त में न तो बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है, एनडीए बहुत ज्यादा मजबूत है, ना महागठबंधन मजबूत है। आज के वक्त में मजबूत प्रशांत किशोर भी नहीं है। मजबूत ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर को 150 सीटें आ जाएंगी, प्रशांत किशोर सरकार बना, लेकिन प्रशांत किशोर एक त्रिकोणीय मुकाबले में दोनों को फंसा रहे हैं। और प्रशांत किशोर को अगर 30-40 सीटें भी आ जाएं, 15-20 सीटें भी आ जाएं, तो बहुत बड़ी जीत प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए होगी, क्योंकि एक नया प्लेयर आके इन दोनों का काम खराब कर सकता है। और चुनाव के बाद देखने वाली बात होगी कि कौन किसके साथ मिलकर सरकार बनाता है। तो दोस्तों ये जो इलेक्शन होने वाला है काफी दिलचस्प है। प्रशांत किशोर ने पूरा बिहार का इलेक्शन बदल के रख दिया है। तो अगर आज के वक्त में जो मेरे वीडियो का मकसद था, जो मेरे वीडियो का मेन मुद्दा था कि आज के वक्त में सबसे ज्यादा मजबूत कौन दिखाई दे रहा है, तो मुझे अगर मेरे से अगर आप पूछेंगे तो आज के वक्त में मुझे कुछ राहत अगर किसी के पास है तो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पास है। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं टिकेगा, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है ना कि 1 वीक इज वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। सियासत में 1 हफ्ता भी बहुत बड़ा समय होता है। तो कल कहीं पता चला कि एनडीए के लोगों ने प्रशांत किशोर का कोई घोटाला, कोई फर्जी वाड़ा खोलकर निकाल लिए, तो कल एनडीए वाले हवा में ऊपर हो जाएंगे। तो आज के वक्त में क्योंकि प्रशांत किशोर ने इतने आरोप, इतने ज्यादा सबूत एनडीए के नेताओं के खिलाफ दिखा दिया है कि इन लोगों की छवि अब धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और बिहार में बहुत मजा आने वाला है। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।